नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिशन 2024 पर निकले पीएम मोदी, छत्तीसगढ़ और गोरखपुर का किया दौरा। रायपुर में कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के लिए एटीएम की तरह है छत्तीसगढ़। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका। अदालत ने सजा माफी पर पुनर्विचार याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगी कांग्रेस। शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका। बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया का बताया करीब। एनसीपी में घमासान के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज। मुंबई में शरद पवार ने की बैठक। भाजपा ने भी कैबिनेट विस्तार के बीच विधायकों संग ली मीटिंग। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से एक दिन पहले भी नहीं थमी हिंसा। कांग्रेस कार्यकर्ता की हुई हत्या। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला। टीएमसी पर लगे हिंसा भड़काने के आरोप। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 जुलाई को 4 राज्यों के दौरे पर हैं। वो इन 4 राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसी सिलसिले में पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम ने यहां लोगों को भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी दी। इसके साथ ही कांग्रेस को भ्रष्ट बताते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखाने की भी बात कही। इसके बाद पीएम ने गोरखपुर और फिर वाराणसी का भी दौरा किया। डॉक्टर साहब, बड़ी सौगात तो पीएम मोदी ने दी ही, साथ ही छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला, कैसे वहां का माहौल बदला? देखिए, वहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2 कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की। एक रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए और दूसरा रायपुर से धनबाद के लिए। विकास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ये सब लोगों को मालूम है। और जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से हटेंगे, कई सदियों तक लोग याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना काम किया। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो बघेल साहब चीफ मिनिस्टर है, काफ़ी पॉपुलर भी हैं और उनकी सरकार जो वहाँ चल रही है, हालांकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। अभी हाल में ही शराब घोटाला, एक तो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, वहाँ भी 2000 करोड़ से ज़्यादा का शराब घोटाला जो है ऑलरेडी लोगों के सामने आ चुका है। लेकिन घोटाले अपनी जगह पे हैं, कार्रवाई अपनी जगह पे है, लीडर की पॉपुलैरिटी, उसकी शख्सियत जो है वो अपनी जगह पे होती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत छत्तीसगढ़ में ये है कि उसके पास बघेल साहब को चुनौती देने लायक कोई लीडर नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे कोई लीडर खड़ा कर पाया है। और इसीलिए एक तो डिफिकल्ट है, लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है, पता नहीं कब पासा किधर पलट जाए। लेकिन राज्यों के चुनाव में जरूर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करने का तो मिलता है, लेकिन जीत वहीं हो पा रही है जहां लोकल लीडर मजबूत होता है। छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री पहुंचे गोरखपुर, और गोरखपुर में जिस तरीके का भाषण और जो बातें उन्होंने कही, जिस तरीके से गीता प्रेस के कार्यक्रम में वहां वो मौजूद रहे, हर हिंदुओं को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, उनके लिए ये गर्व की बात है कि गीता प्रेस को इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा किए गए कामों को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 2024 के एजेंडे के तहत पीएम मोदी ने फिर एक बार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी तो दी है, लेकिन साथ ही आने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच किस तरह का मुकाबला होगा, वो देखने वाली बात होगी। वहीं राहुल गांधी को फिर बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया है, जिसका मतलब है कि राहुल की सांसदी को बहाल नहीं किया जाएगा।
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने राहुल के खिलाफ दर्ज 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग होने का हवाला देते हुए उनकी सजा को उचित बताया है और दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की तो कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर फिर रोक नहीं लगी, अब आगे क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने दरवाजा खटखटाया है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं होने जा रहा है। आप उद्दंडता करेंगे, राजनीति के अंदर आप अनाप शनाप बकेंगे, बिना किसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा को सरकछाप बनाएंगे, तो एक्शन तो होगा ही। इनके दिमाग में ये फितूर घुसा हुआ है कि वो नेहरू के खानदान के हैं, इंदिरा गांधी के खानदान के हैं, इसलिए वो जो मन आए वो बोल सकते हैं और हिंदुस्तान में सरकार हो, कोर्ट हो, कोई उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बड़ी मुसीबत में है। सूरत के कोर्ट में जज साहब ने 5 बार कहा था कि आप माफी मांग लीजिए, रिग्रेट बता दीजिए कि आप ये इंटेंड नहीं कर रहे थे जो आप बोल रहे थे, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वही अहंकार, दिमाग में कीड़ा, आपने माफी नहीं मांगी तो फैसला हो गया। फैसला हो गया तो फिर हो गया। कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि 2 साल की सजा बहुत कड़ी सजा है। बिल्कुल कड़ी सजा है और कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए। आप एक बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांग चुके हो। ये चौकीदार चोर है, इस मसले में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में आपने एक बार माफी मांगी, जज साहब ने कहा कि सही तरीका नहीं माफी मांगने का, फिर से माफी मांगो। 3 पेज का लेटर लिख करके अनकंडीशनल अपोलॉजी दे करके वहां से ये छूटे, फिर वही काम आपने कर दिया। आप कैम्ब्रिज जाते हो, वहां वीर सावरकर के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोल देते हो। आप घृणा से इतना ज्यादा ग्रसित हैं कि आपकी जुबान जो है वो फिसल जाती है। तो कोई ललबबुआ तो आप है नहीं, कोई बच्चे तो है नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री बनने के रेस में खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी भाषा सरकछाप हो तो कोई तमाशा थोड़ी दिखेगा। अभी भी वक्त है, जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट में जाए, राहुल गांधी माफी मांगे और माफी मांगेंगे तो वहां से राहत मिलेगी। अदरवाइज जो टोन एंड टेम्पर इनका है कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूं, माफी आप नहीं मांगेंगे, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। 2 साल की सजा तो अपनी जगह पे है, उससे बड़ी सजा है कि 2 साल आप अगर चले गए तो सांसदी तो गई ही गई। अगले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो 6-2 8 साल की सजा हो जाती है। मतलब 2024 में भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2029 में भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, फिर 2034 का इंतजार कौन करेगा राहुल गांधी के लिए? तो बहुत बड़ी मुसीबत में है। और ये जो है ये प्रॉब्लम, ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। लोअर कोर्ट में ही कह देना था कि भाई मैं इंटेंट नहीं कर रहा था, अगर किसी की भावना को आहत हुई है तो मैं उसके लिए रिग्रेट करता हूं, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन ये तो है बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल एरोगेंस जो इनका है, उस वजह से ये फंस रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल का बड़बोलापन अब उन पर और पूरी कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रहा है। आगे बात करेंगे शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को लगे झटके की। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कल रात ईडी ने बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने उन्हें मनीष सिसोदिया का करीबी बताया है। इसी मामले में सीबीआई के केस में दिनेश अरोड़ा गवाह भी हैं। ईडी की एफआईआर के मुताबिक अरोड़ा ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। साथ ही वो आप नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। विजय नायर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, फिलहाल वो जेल में है। डॉक्टर साहब, एक और दिनेश अरोड़ा को अब गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली शराब नीति मामले। आज दिन भर केजरीवाल गायब है, हड़कंप मचा हुआ है आम आदमी पार्टी के अंदर। ये दिनेश अरोड़ा अगर ईडी के सरकारी गवाह बन जाते हैं, इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ऑलरेडी वो सीबीआई के सरकारी गवाह बहुत सारे राज वो खोल चुके हैं। ईडी ने ये जो कदम उठाया है, ये अगला स्टेप जो है वो केजरीवाल और संजय सिंह निशाने पे हैं। क्यों? क्योंकि ये दिनेश अरोड़ा ये सीबीआई के केस में 164 के तहत, मतलब एक मजिस्ट्रेट के सामने वो कबूल कर चुका है कि वो
केजरीवाल के दाहिने हाथ विजय नायर के साथ मिलकर कैसे उगाही करता था, किस तरीके से साउथ लॉबी से यह सिर्फ कानून बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए घूस लिए गए और उसमें से 30 करोड़ रुपए अभिषेक बोइनपल्ली से हवाला के जरिए वो दिल्ली पहुंचाया गया। किस तरीके से दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली भर के रेस्टोरेंट्स और बार मालिकों से 82 लाख रुपए इकट्ठा किए जो आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ। ये सब किसके कहने पे? ये केजरीवाल और संजय सिंह के कहने पे। यही तहकीकात हो रही है कि ये जो मनी ट्रेल है ये तो ओपन एंड शट केस हो गया कि घोटाला हुआ है, लोग पैसे दिए हैं। अब उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, कैसे कैसे ये कलेक्ट किया गया, किसके किसके आदेश पे किया गया, इसमें ईडी का अगला निशाना अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बनने वाले हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ केजरीवाल के करीबियों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। अगली खबर में बात करेंगे शरद पवार और बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकों की। कल दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज अपने मुंबई स्थित आवास पर शरद पवार ने बैठक बुलाई, जिसमें एनसीपी के हालातों को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली में बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी शरद पवार से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बीच भाजपा ने भी आज विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें सभी विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। लोग सब क्या क्या किन मुद्दों पर चर्चा हुई इन बैठकों में? देखिए, बैठक बीजेपी और एनसीपी वाले कर रहे थे और टेंशन वहां बढ़ गई उद्धव ठाकरे की। मालूम चला कि उधर मीटिंग चल रही है अलग अलग पार्टियों की, जिनके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं अभी, और एक बहुत ही वरिष्ठ एमएलसी उद्धव ठाकरे गुट की वो जाकर के मिल जा रही है किससे? एकनाथ शिंदे से। एक्सोडस चालू है पिछले 2 दिनों से। किस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लगातार इस बात को ये कह रहा है कि भाई बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, शिंदे गुट टूटने वाला है, बहुत लोग नाराज हैं, बहुत लोग मंत्री बनना चाह रहे हैं, तो तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी। तो एकनाथ शिंदे ने जवाब दे दिया कि भाई आपके लोग टूट के आ रहे हैं सामने। 1 नंबर 2, मीटिंग्स तो अपनी जगह पे है। शरद पवार चारों तरफ से अपनी बाजी को हार चुके हैं। वो दिल्ली आए, दिल्ली में समर्थन नहीं मिला, वो बीजेपी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, कोई डील कोई सौदेबाजी हो सके वो नहीं हो सका। दिक्कत ये हुई, बहुत कोशिश की जा रही है कि जो लोग अजीत पवार के साथ गए उनको वापस लाया जाए, वो नहीं हो पा रहा है। आखिरी रास्ता बचा हुआ है, वही रास्ता वही चीजें जो उद्धव ठाकरे ने की थी कि हम हर इलाके में जाकर के घूम के हम फिर से संगठन को खड़ा करेंगे। कीजिए, बड़ा अच्छी बात है, आप शौक से संगठन को खड़ा कीजिए, लेकिन कानून, लीगैलिटी और जनभावना शरद पवार के साथ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज्यादा इमोरल पॉलिटिक्स ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं कि लोगों की सिंपैथी पार्टी टूटने के बाद भी शरद पवार के साथ नहीं है। जी बिल्कुल, भाजपा की बैठक के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बंगाल में चुनावी हिंसा की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग से एक दिन पहले यानी आज कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। वहीं कूच बिहार के दिनहाटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर सामने आई है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर क्रूड बम से हमला किया। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग भी की गई। इस हमले में 4 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। डॉक्टर साहब, लगातार हिंसा भड़क रही है, हमले किए जा रहे हैं, टीएमसी का नाम सामने आ रहा है, ममता बनर्जी कुछ क्यों नहीं बोल रही? भाई, डेमोक्रेसी मजबूत हो रहा है। कहां है दिल्ली में वो पत्रकार लोगों का गैंग? डेमोक्रेसी खतरे में है, फासिज्म आ गया है, हिंदूवादी ताकतें जो है सरकार पे बैठ गई हैं, मुसलमानों की चिंता करने वाले वो पत्रकार कहां हैं? डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है। जहां बीजेपी को हराना होता है, माइक उठा करके चल देते हैं, बंदर की तरह इधर से उधर कूद करके ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सारी चीजें हैं। जाओ भाई बंगाल जाकर के देखो, कपड़े उतार देंगे तुम्हारे लोग।
जिसके समर्थन में तुम भोपू बजाते हो, वहां अगर मुर्शिदाबाद के अंदर ये दिल्ली के पत्रकार चले गए, इनको नंगा करके भेजेंगे लोग। बेशर्मी की कोई इंतहा होनी चाहिए। डेमोक्रेसी जहां पे जिसका गला घोटा जा रहा है बंगाल के अंदर, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को उठा नहीं रहा। क्यों? मरने छोड़ दो सब लोगों को। भाई टीएमसी के लोग मरे, कांग्रेस के लोग मरे, वामपंथी कार्यकर्ता मरे या बीजेपी का कार्यकर्ता मरे, भाई मर रहे हैं लोग, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ये ममता बनर्जी सफेद साड़ी पहनकर वहां जो खून बहवा रही है, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं भाई सेंट्रल फोर्स क्यों आ रहा है? अब सेंट्रल फोर्स को लाकर के वहां क्या फायदा है? आप ये कह दो, इलेक्शन कमीशन ये कह दे, सुप्रीम कोर्ट कह दे, केंद्र सरकार कह दे, ममता बनर्जी कह दे कि हम इतने नाकाबिल लोग हैं कि हम एक लोकल इलेक्शन नहीं करवा सकते। भाई दूसरे राज्यों में भी चुनाव होते हैं, लोकल इलेक्शंस होते हैं। इस तरह से बमबाजी, इस तरह से गोलियां, इस तरह से लोगों की मौत नहीं होती। और ये बस इसलिए कि राजनीति इतनी गंदी तरीके से हो रही है कि ममता बनर्जी अगर 50 लोगों के खून बहवा दे तो कोई दिक्कत नहीं। योगी आदित्यनाथ के रिजीम में किसी के ऊपर एक डंडा चल जाए तो सब लोग जो है विधवा विलाप चालू कर देते हैं। दिल्ली में मीडिया में बैठे हुए लोग, बहुत शर्मनाक स्थिति है। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि वहां एक भी शख्स की जान जा रही है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, ममता बनर्जी, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। इनको न तो डेमोक्रेसी से कोई मतलब है, न लोगों की जान से मतलब है। ये लोग सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। चुनाव से पहले लगातार भड़क रही हिंसा और इसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं की भूमिका ममता सरकार की गुंडागर्दी को उजागर कर रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।